हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 सोशल साइंस का चैप्टर लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आज मैं आपको वेरियस लैंड फॉर्म्स और वहां पर कैसी लाइफ होती है ये समझाने वाली। एंड आई एम श्योर फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर के लिए कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और अगर आपको क्लास 6 का कोई और सब्जेक्ट पढ़ना हो, जैसे कि इंग्लिश ग्रामर, मैथमेटिक्स, साइंस या सोशल साइंस का कोई और चैप्टर समझना हो, तो हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर इन सब का सारा सिलेबस कवर करा हुआ है। आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो हम समझेंगे लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं, फिर हम वेरियस टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जो है माउंटेन्स, प्लाटू एंड प्लेन्स। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, लैंड फॉर्म्स। Earth does not have a flat surface. Some parts are flat while others are raised. तो जो हमारा प्लैनेट अर्थ है, उसकी जो सरफेस है वो फ्लैट नहीं है। कुछ पार्ट्स तो डेफिनेटली फ्लैट हैं, बट कुछ पार्ट रेस्ड हैं, यानी उभरे हुए हैं, उठे हुए हैं, और इसी वजह से अलग अलग लैंड फॉर्म्स बने हुए हैं। So, a landform is a physical feature on the earth surface. तो landform क्या है? वो एक physical feature है हमारे planet earth की surface पर। And major landforms of the earth are mountains, plateaus and plains. और अगर हम मेजर लैंडफॉर्म्स की बात करें फ्रेंड्स, तो हमारी अर्थ पर तीन मेजर लैंडफॉर्म्स हैं, माउंटेन्स, प्लेटूज एंड प्लेन्स। इसके अलावा डेजर्ट भी है, वो भी एक लैंडफॉर्म है, बट मेजरली जो तीन लैंडफॉर्म्स होते हैं वो ये हैं। और इन तीनों लैंडफॉर्म्स के फ्रेंड्स अपना अलग क्लाइमेट है, इनका खुद का अपना डिफरेंट क्लाइमेट होता है, और इनकी जो फ्लोरा एंड फौना है इन लैंडफॉर्म्स में वो भी डिफरेंट होती है, यानी प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ भी इन लैंडफॉर्म्स की अलग अलग होती है। लैंडफॉर्म्स टेक शेप ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। और लैंडफॉर्म्स बनने में फ्रेंड्स सैकड़ों साल लग जाते हैं। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म एनी लैंडफॉर्म। तो आइए पहले हम माउंटेन्स के बारे में सीखते हैं। Mountain is a landform which rises more than 900 meters above sea level. तो फ्रेंड्स, कोई भी लैंडफॉर्म माउंटेन जब कहलाता है जब वो सी लेवल से 900 मीटर ज्यादा ऊंचा हो। And they can be recognized by a broad base, steep slopes and a narrow summit. और माउंटेन्स के फ्रेंड्स क्या होता है कि उनका जो बेस होता है, जैसे कि यहाँ देखिए ये माउंटेन्स है, तो इनका ये जो बेस है इनका, ये ब्रॉड, ये काफी ब्रॉड होता है। और जो इनका ये स्लोप है ये बहुत स्टीप होता है, जब भी तो माउंटेन्स पर चढ़ाई करना इतना मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो स्लोप है बहुत स्टीप है। और जो इनकी समिट होती है, यानी ये जो इनकी चोटी होती है, ये बहुत नैरो होती है। देखिए आप इनकी शेप देखिए कैसी है, नीचे से बहुत ब्रॉड होते हैं और ऊपर जाते जाते ये समिट तक नैरो होते चले जाते हैं। तो ये होते हैं फ्रेंड्स माउंटेन्स। एंड डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट, सम माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो। कुछ माउंटेन्स छोटे होते हैं और कुछ काफी टॉल होते हैं। तो जो माउंटेन्स फ्रेंड्स जिनकी बहुत ज्यादा हाइट होती है वो स्नो से कवर्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर बहुत ज्यादा ठंड होती है। जैसे कि जो हमारे हिमालयाज हैं, आपने देखा ही होगा कि दे आर यूजुअली कवर्ड विद स्नो। At high altitudes, the snow may never melt, leaving mountains permanently snow-capped. अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं ये माउंटेन्स आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर ये जो ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं, यानी कि ये हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जा रहे हैं माउंटेन्स, तो इनकी जो स्नो होती है वो कभी नहीं पिघलती। इसलिए जो ऊंचे माउंटेन्स होते हैं वो परमानेंटली स्नो कैप्ड रहते हैं, दे आर ऑलवेज कवर्ड विद स्नो। Now, at lower altitudes, snow melts every summer and turns into water that feeds rivers.
अब बात करते हैं फ्रेंड्स लोअर ऑल्टीट्यूड्स की। यहाँ पर अब हमें कोई बर्फ दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा क्यों? देखिए, विंटर्स में तो बर्फ यहाँ पर भी गिरती है, बट समर्स में क्या होता है कि इन लोअर ऑल्टीट्यूड्स पर जो बर्फ गिरी होती है वो मेल्ट हो जाती है, और मेल्ट होकर वो पानी बन जाती है और वो नीचे बहकर नदियों में मिल जाती है। तो इस तरह फ्रेंड्स मेनी रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम माउंटेन्स लाइक यमुना, गंगा, राइट। तो ये सभी रिवर्स माउंटेन से ओरिजिनेट होती हैं। अदर हाईलैंड्स विद अ लोअर हाइट, लेस स्टीप स्लोप्स एंड राउंडेड टॉप्स आर कॉल्ड हिल्स। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक नई टर्म दिखाई दे रही है, हाईलैंड्स। हाईलैंड्स आर नथिंग बट एलिवेटेड लैंड। जो भी लैंड जो सी लेवल से थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है उसे हम कहते हैं हाईलैंड्स। तो हाईलैंड्स ब्रॉडली तीन टाइप के होते हैं। एक तो ये माउंटेन्स होते हैं, फिर ये हिल्स होते हैं, और तीसरे होते हैं ये प्लेटूज। इन प्लेटूज के बारे में फ्रेंड्स अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगी। अभी हम हिल्स के बारे में समझते हैं। देखिए, ये जो हिल्स होते हैं ये इनकी हाइट कम होती है माउंटेन से। देखिए, ये छोटे होते हैं, और इनका जो स्लोप होता है वो भी कम स्टीप होता है, लेस स्टीप होता है। और इनकी टॉप देखिए कैसी है, इनकी टॉप राउंडेड होती है। ये माउंटेन्स की तरह इनकी जो टॉप है, जो समिट है, वो ऐसे पॉइंटेड नैरो नहीं होता। इनकी जो टॉप होती है वो राउंडेड होती है। तो ये होते हैं हिल्स। Now let's see some famous mountains. ये है फ्रेंड्स माउंट एवरेस्ट, which is located between Tibet and Nepal. Another example of mountains, Mount Kanchenjunga. It is located between Nepal and Sikkim. This one is Mount Kilimanjaro. It is located in Eastern Africa. और ये है Mount Anamudi. It is located in Kerala. अब हम बात करते हैं माउंटेन रेंज की। माउंटेन रेंज इज अ सीरीज ऑफ माउंटेन्स कनेक्टेड टुगेदर इन अ लाइन। तो फ्रेंड्स आपने शायद ये टर्म सुनी होगी, माउंटेन रेंज। क्या होती है ये? इसमें फ्रेंड्स बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं। ये एक सीरीज होती है माउंटेन्स की। बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं जो एक लाइन में होते हैं। दे आर कनेक्टेड टुगेदर इन अ लाइन। फॉर एग्जाम्पल, हिमालयाज इन एशिया, द एल्प्स इन यूरोप एंड द एंडीज इन साउथ अमेरिका। तो ये जो फ्रेंड्स हमारे जो यहाँ पर हिमालयाज हैं एशिया में, वो क्या है? वो एक माउंटेन रेंज है, उसमें बहुत सारे माउंटेन्स हैं। इसी तरह यूरोप में माउंटेन रेंज है एल्प्स, और साउथ अमेरिका में है एंडीज। तो ये सभी माउंटेन रेंज हैं। Some of these ranges stretch for thousands of kilometers. और कुछ माउंटेन रेंजेस तो फ्रेंड्स इतनी ज्यादा बड़ी होती हैं कि वो इतने सारे माउंटेन्स उसमें होते हैं कि वो दूर दूर तक फैले होते हैं। They stretch for thousands of kilometers. तो आप समझिए, आप इमेजिन करिए कि वो कितनी लंबी माउंटेन रेंज होगी, कितने सारे माउंटेन्स होंगे उसमें। जैसे कि यहाँ पर देखिए, दिस इज ऑल्सो अ माउंटेन रेंज। तो इसमें क्या है? इट इज अ सीरीज ऑफ माउंटेन्स कनेक्टेड टुगेदर इन अ लाइन। अब हम बात करते हैं माउंटेन के एनवायरनमेंट की, कि यानी वहां पर प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ कैसी होती है। माउंटेन स्लोप्स आर ऑफन कवर्ड विद अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट कॉल्ड मॉन्टेन फॉरेस्ट। तो इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए, जो माउंटेन के स्लोप्स होते हैं ना, वो जनरली कवर्ड होते हैं फॉरेस्ट से। और वो फॉरेस्ट को क्या कहते हैं? इट इज नोन एज मॉन्टेन फॉरेस्ट। तो इस मॉन्टेन फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं उन्हें कहते हैं कॉनिफर ट्रीज। तो कॉनिफर ट्रीज कौन कौन से हुए? जैसे कि पाइन्स, फर्स, स्प्रूस एंड दियोदर। तो ये जो ट्रीज होते हैं कॉनिफर ट्रीज, ये कॉमन होते हैं इन माउंटेन्स में, यानी कि इन माउंटेन फॉरेस्ट में। नाउ लेट मी शो यू दीज कॉनिफर ट्रीज। देखिए, ये है कॉनिफर ट्रीज। देखिए इनकी क्या खासियत है, ये कितने टॉल हैं, ये बहुत लंबे ग्रो होते हैं। और इनकी शेप भी कैसी होती है? इनकी शेप कोन शेप्ड होते हैं ये। और इनकी ये जो लीव्स है ना फ्रेंड्स, इनकी लीव्स काफी थिन और पॉइंटेड होती है। क्यों? जिससे कि जो स्नो है इनके ऊपर टिकी ना रहे, वो नीचे फिसल जाए।
तो ये खासियत होती है इन कॉनिफर ट्रीज की। Now, not only mountain forests, there are flowing rivers, lakes, grasslands and caves which are home to diverse fauna. तो माउंटेन्स में सिर्फ फॉरेस्ट नहीं होते, वहां पर क्या होता है, वहां पर रिवर्स भी होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं माउंटेन से। रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ग्रासलैंड्स हैं और उसके अलावा केव्स भी हैं। तो ये सभी फ्रेंड्स क्या हैं, ये सभी हैबिटेट हैं, होम है बहुत टाइप के फौना यानी बहुत टाइप के एनिमल्स की। तो आइए मैं दिखाती हूँ आपको कौन कौन से एनिमल्स होते हैं माउंटेन्स में। बर्ड्स होते हैं, देखिए ये है फैल्कन, ये है हिमालयन टार, देन वी हैव हेयर, माउंटेन हेयर इज ये। इसके अलावा फ्रेंड्स गोल्डन ईगल है। फिर देखिए बाकी भी बहुत सारे एनिमल्स हैं। तो बहुत ही रिच होती है इन माउंटेन्स की एनिमल लाइफ। नाउ नेक्स्ट इज लाइफ इन माउंटेन्स। The mountain terrain is usually rugged or rough and has steep slopes. तो फ्रेंड्स अब हमने माउंटेन्स पर प्लांट और एनिमल लाइफ समझ ली है। अब हम बात करते हैं कि वहां पर जो ह्यूमन बींग्स रहते हैं उनकी लाइफ कैसे होती है। तो देखिए जो माउंटेन का टेरेन होता है यानी जो लैंड, जो जमीन होती है, वो यूजुअली काफी रफ होती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो इसके स्लोप्स होते हैं वो काफी स्टीप होते हैं, राइट। So here cultivation is practiced on the slopes by cutting steps into the slope which is known as terrace farming. तो यहाँ पर माउंटेन्स पर कल्टीवेशन होती है, बहुत मुश्किल होती है वो करनी, बट होती है। तो वो कैसे होती है, वो फ्रेंड्स स्लोप्स को स्टेप्स में कट करके, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए जो स्लोप है ना माउंटेन का, उसको कट करा है ऐसे स्टेप्स में, ऐसी सीढ़ियां सी जिसको आप कह सकते हो, वो बनाई होती है और इसको हम कहते हैं टेरेस फार्मिंग। तो एक तो फ्रेंड्स ये सोर्स ऑफ इनकम होता है जो ह्यूमन बीइंग्स माउंटेन्स पर रहते हैं। उसके अलावा हर्डिंग एंड टूरिज्म, दे आर ऑल्सो अदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम। तो हर्डिंग होती है फ्रेंड्स वहां पर, यानी कि वो जो होती है ना, ये शीप गोट वगैरह, उनको चराते हैं, उनको पालते हैं, राइट। तो वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम है उनके लिए। उसके अलावा माउंटेन्स पर टूरिज्म, यानी कि टूरिस्ट बहुत जाते हैं घूमने के लिए। तो जहां जहां भी फ्रेंड्स टूरिस्ट जाते हैं वहां पर जो सोर्स ऑफ इनकम होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन माउंटेन एरियाज में। तो ये सोर्सेज ऑफ इनकम है फॉर द ह्यूमन सेटलमेंट विच इज देयर इन माउंटेन्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज चैलेंजेस इन माउंटेन्स। तो फ्रेंड्स माउंटेन्स में रहना आसान नहीं है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं माउंटेन में रहने के। जैसे कि आपने न्यूज में सुना होगा कि माउंटेन्स में फ्लैश फ्लड्स आ जाती हैं, वहां पर लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं या स्नोफॉल बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इन सब रीजन, इन सब का क्या फर्क पड़ता है कि वहां की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इफेक्ट होती है, बिजली पानी इन सब चीजों पे बहुत फर्क पड़ता है। और ये लोग बाकी दुनिया से काफी टाइम के लिए कट जाते हैं इन सब चैलेंजेस की वजह से। तो आइए इन चैलेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। पहला है फ्लैश फ्लड, सडन लोकल फ्लड ऑफन कॉज्ड बाय क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट जिसको हम हिंदी में कहते हैं बादल फटना, आई एम श्योर आपने ये सुना होगा। हमारे जैसे माउंटेन्स हैं, जैसे ये उत्तराखंड वगैरह में ये प्रॉब्लम आती रहती है कि कहीं भी क्लाउड बर्स्ट हो गया है, किसी भी एरिया में बादल फट गया है, तो उससे क्या होता है, उससे एकदम से बहुत सारा पानी नीचे आता है और वो फ्लैश फ्लड यानी कि एकदम से पूरे जगह पर फ्लड हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, लोकल फ्लड हो जाता है। इसी तरह से दूसरा होता है लैंडस्लाइड। इट इज सडन मूवमेंट ऑफ रॉक, अर्थ और डेब्रिस डाउन अ स्लोप। तो लैंडस्लाइड्स में क्या होता है कि जो माउंटेन का कोई हिस्सा अपने आप टूटकर वो नीचे लुढ़कता हुआ आता है। तो उससे फ्रेंड्स देखिए क्या होता है कि जैसे कि यहाँ दिख रहा है, ये देखिए कितने सारे पत्थर ये गिरे हुए हैं और ये तो ये रोड को ब्लॉक कर देते हैं। तो जब रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं तो बहुत दिक्कत होती है, वहां के लोग भी इधर उधर नहीं जा पाते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि माउंटेन्स पे जो टूरिस्ट घूमने गए हुए हैं वो भी फंस जाते हैं, वो भी उन रोड्स पर खड़े रह जाते हैं। और यूजुअली ये जो लैंडस्लाइड्स होती हैं ये मॉनसून सीजन के टाइम पर होती हैं। नाउ द थर्ड चैलेंज इन माउंटेन्स इज एवलांच।
It is sudden falling of large mass of detached snow, ice, etc. from mountain slope. अब कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि जो स्नो कवर्ड माउंटेन्स होते हैं उनमें बहुत सारी जो आइस है वो एकदम से अचानक से टूटकर नीचे गिरनी शुरू हो जाती है, बहुत सारी आइस। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसमें इतना ज्यादा फोर्स होता है कि अगर वहां पर घर हैं तो वो घर तबाह हो जाएंगे, अगर वहां पर कोई लोग हैं, कोई टूरिस्ट हैं, तो वो उसके नीचे दब जाते हैं। तो ये बहुत ही डेंजरस होती है ये एवलांच। Another one is cloud burst. It is a sudden heavy fall of rain. ये मैंने आपको अभी पहले भी बताया था, बादल फटना। क्लाउड बर्स्ट इज जब अचानक से बादल फट जाता है, तो उसमें से देखिए जैसे कि यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी बारिश, बहुत सारा पानी एक जगह नीचे ऐसे गिरना शुरू हो जाता है और इसकी वजह से क्या होता है, वहां पर बाढ़ आ जाती है। नेक्स्ट इज अनकंट्रोल्ड टूरिज्म। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि जब पहाड़ों पर बहुत ज्यादा टूरिस्ट पहुंच जाते हैं, स्पेशली जब होता है ना कि नॉर्थ साइड में गर्मियों में समर वेकेशंस में बहुत सारे टूरिस्ट, ये जितने भी आसपास के हिल स्टेशंस होते हैं, ये शिमला, नैनीताल, मसूरी, वहां पर बहुत ज्यादा टूरिस्ट चले जाते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ इस पिक्चर में हमें दिख रहा है कि कैसे इतने सारे व्हीकल्स वहां पर रोड पर हैं कि वो जाम हो गया है पूरा। तो वहां के जो लोकल लोग हैं उनको इस चीज से काफी परेशानी होती है और बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर। देन वी हैव हेवी स्नोफॉल। कई बार पहाड़ों पर बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो जाती है। तो इससे हेवी स्नोफॉल से क्या होता है कि वहां के रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, आने जाने वाले लोगों के लिए बहुत परेशानी होती है। और कई बार तो ये हेवी स्नोफॉल की वजह से लाइट भी चली जाती है पहाड़ों पर। तो ये जो सभी चैलेंजेस है ना फ्रेंड्स, माउंटेन्स में रहने वाले लोगों के लिए काफी मुश्किलें पैदा करते हैं। सो इट्स नॉट एन ईजी लाइफ टू टू लिव इन माउंटेन्स। अब हमारा नेक्स्ट लैंडफॉर्म है प्लेटू। So what is a plateau? A plateau or tableland is a high land with a flat top. तो फ्रेंड्स देखिए मैं आपको प्लाटू दिखाती हूँ। देखिए ये है प्लाटू। तो ये जो प्लाटू होता है फ्रेंड्स, ये जो सराउंडिंग लैंड है ना, ये आसपास का जितना भी लैंड है ये उससे उठा हुआ होता है। ठीक है। और ये उठा हुआ होता है और इसकी देखिए कैसा, ये टॉप कैसी है इसकी, बिल्कुल फ्लैट है। तो ये कैसा दिखाई दे रहा है, ये टेबल टॉप जैसा दिखाई देता है। इसीलिए प्लाटू को हम टेबल लैंड भी कहते हैं, क्योंकि इसका फ्लैट टॉप होता है और ये आसपास के एरिया से ये उठा हुआ होता है। Plateau rises abruptly from the surrounding land. Due to this, it has steep slopes. और ये जैसे मैंने आपको दिखाया था ना कि ये सराउंडिंग लैंड से उठा हुआ होता है। जैसे कि यहाँ देखिए ये लैंड है एक, और ये लैंड यहाँ से राइज होना शुरू हो गया है और ये ऊपर जाकर ये इधर फ्लैट हो गया है। तो ये जो यहाँ पे ये फ्लैट हुआ है, ये सारा पोर्शन है प्लाटू। अब फ्रेंड्स क्योंकि ये अब्रप्टली ये सराउंडिंग लैंड से राइज होता है, देखिए यहाँ पर राइज हो रहा है ना, तो इस वजह से इसके जो स्लोप्स हैं कई बार स्टीप स्लोप्स बन जाते हैं इसमें। जैसे कि इधर हमें दिखाई दे रहा है स्लोप्स जो हैं वो स्टीप हैं। Many rivers and streams flow through plateaus. और बहुत सारी रिवर्स और स्ट्रीम्स भी गुजरती हैं इन प्लेटूज से। एंड फ्रेंड्स डू यू नो कि प्लेटूज दे आर आल्सो फेमस फॉर ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स। क्या होता है कि भाई जब ये रिवर्स बह रही हैं, अगर प्लेटू जहां पर एंड हो जाता है तो ये रिवर्स नीचे गिरती हैं और बन जाती हैं ये वाटरफॉल्स। तो प्लेटूज दे आर आल्सो फेमस फॉर दीज ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स। and plateaus can extend for over hundreds of kilometers. फ्रेंड्स प्लेटूज छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं, और कई बार इतने बड़े बड़े होते हैं that they extend for over hundreds of kilometers. Like Tibetan Plateau is the largest and highest plateau in the world. अगर फ्रेंड्स हम तिब्बतन प्लेटू की बात करें तो वो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा प्लेटू है, तिब्बतन प्लेटू। और इंडिया में हमारे पास है डेक्कन प्लेटू। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटूज इन द वर्ल्ड। ये दुनिया में सबसे एक पुराने प्लेटूज में से एक है ये डेक्कन प्लेटू। इंडिया में डेक्कन प्लेटू के अलावा और भी प्लेटूज हैं, जैसे कि मालवा प्लेटू है, छोटा नागपुर प्लेटू है। ओके, नाउ लेट मी शो यू सम अमेजिंग वाटरफॉल्स विच फॉल फ्रॉम प्लेटूज।
देखिए फ्रेंड्स, ये है विक्टोरिया फॉल्स ऑन द ज़ाम्बेजी रिवर इन सर्दर्न अफ्रीका। तो ये देखिए कितनी सुंदर है ये वाटरफॉल। इट इज विक्टोरिया फॉल्स। तो ये प्लाटू से नीचे बन रही है, प्लाटू से नीचे गिर रही है जब ज़ाम्बेजी रिवर, तो ये बनती है विक्टोरिया फॉल्स। ये देखिए, ये है नो कालिकाई फॉल्स एमर्जिंग फ्रॉम द चेरापूंजी प्लाटू। तो ये हमारे इंडिया में फ्रेंड्स जो चेरापूंजी प्लाटू है, ये वहां से गिर रही हैं ये नो कालिकाई फॉल्स। Plateaus are rich in mineral deposits. As a result, mining is a major activity on these plateaus. तो ये जो प्लाटूज होते हैं, इनमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। तो इस वजह से यहाँ पर जो माइनिंग होती है, यहाँ पर एक्टिविटी होती है, जो मेजर एक्टिविटी है यहाँ के लोगों की, वो होती है माइनिंग। तो माइनिंग यानी फ्रेंड्स कि ये मिनरल्स का खनन करते हैं, माइंस बनाई जाती हैं और जमीन के काफी नीचे से इन मिनरल्स को निकाला जाता है, उनका खनन होता है। For example, the East African Plateau is famous for gold and diamond mining. जो ईस्ट अफ्रीकन प्लाटू है, वहां पर कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? गोल्ड और डायमंड। तो वहां पर गोल्ड और डायमंड की माइनिंग होती है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर छोटा नागपुर प्लाटू इज फेमस फॉर इट्स ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, कोल एंड मैग्नीज। और जो हमारी इंडिया में छोटा नागपुर प्लाटू है, वहां पर कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? ये तीनों। तो यहाँ पर इनकी माइनिंग होती है। अब नेक्स्ट लैंड फॉर्म है प्लेन्स। So what are plains? Plains are flat lands and are generally not more than 300 meters above sea level. तो प्लेन्स जो होते हैं वो फ्लैट लैंड्स होते हैं और वो यूजुअली जो सी लेवल होता है उससे से ज्यादा 300 मीटर तक ऊंचाई पर होते हैं बस। एंड लैंड ऑफ द प्लेन्स कैन बी लेवल और स्लाइटली हिली। और ये जो इनका जो जमीन होती है, जो लैंड होता है प्लेन्स का, वो लेवल्ड होता है यानी समतल होता है, या वो कई बार कुछ थोड़ा बहुत हिली भी हो सकता है। पर फ्रेंड्स वो इतना कम हिली होता है कि जो उनके प्लेन्स भी होते हैं ना, सॉरी, जो स्लोप होता है ना उन प्लेन्स का, जो हिली एरियाज हैं थोड़े बहुत, उनका जो स्लोप होता है वो बहुत जेंटल होता है। वो इतना कम हिली होता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि वो स्लाइटली हिली है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस पिक्चर में हमें तीनों लैंडफॉर्म्स नजर आ रहे हैं। ये है माउंटेन्स, ये है प्लाटू और ये है प्लेन्स। ओके, ये देखिए ये है प्लेन्स। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये प्लेन्स कैसे फॉर्म होते हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सैंड एंड सिल्ट बाय रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन माउंटेन रेंजेस। तो अभी हमने फ्रेंड्स पढ़ा था कि माउंटेन से रिवर्स आती हैं नीचे, राइट? जो स्नो मेल्ट होती है तो उससे बनती हैं ये रिवर्स। तो ये जो रिवर्स होती हैं ये अपने साथ खूब सारा सैंड और सिल्ट लेकर नीचे आती हैं और ये धीरे धीरे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये जो सैंड और सिल्ट होता है ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है नीचे और फिर उस वजह से ये बनते हैं प्लेन्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेन्स कि ये जो प्लेन्स हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। Plains are usually highly fertile and hence most ideal for cultivation. As a result, agriculture is a major economic occupation in this landform. तो ये जो प्लेन्स होते हैं ये ज्यादातर काफी फर्टाइल होते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो रिवर्स अपने साथ सैंड और सिल्ट लेकर आती हैं उससे ये प्लेन्स बनते हैं। तो सैंड और सिल्ट जो आ रही है वो बहुत फर्टाइल होती है, तो उस वजह से ये जो प्लेन्स हैं दे आर हाईली फर्टाइल। और ये जब फर्टाइल होते हैं तो यानी यहाँ पर कल्टीवेशन यानी कि एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। तो ये जो एग्रीकल्चर की जो हमारे जो ये हैं फ्रेंड्स प्लेन, यहाँ पर जो मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो कौन सी होती है? एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर हमें पता है कि हम ह्यूमंस के लिए बहुत जरूरी है। एंड सेकेंडली इट इज वेरी इजी टू मेक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इन दीज प्लेन्स। अभी हमने समझा कि जो प्लेन्स पे फ्लैट लैंड होता है, समतल जमीन होती है, तो जो वहां पर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है ना वो बनाना, वो कंस्ट्रक्ट करना, उसको मेंटेन करना काफी आसान होता है। एंड ड्यू टू दीज फैक्टर्स प्लेन्स आर द बेस्ट एरियाज फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। और इन्हीं ऐसे ऐसे फैक्टर्स की वजह से ही फ्रेंड्स जो ये प्लेन्स हैं वो हम ह्यूमंस के लिए रहने के लिए बहुत ही अच्छी जगह होती है।
नाउ हाउ इज लाइफ इन दीज प्लेन्स? मोस्ट ऑफ द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड आर इन द प्लेन्स। तो फ्रेंड्स, अगर हम दुनिया भर की बात करें तो सबसे ज्यादा दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है? वो इन प्लेन्स में ही रहती है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा, पीछे रीजंस अभी हमने समझ ही लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स इन इंडिया इज अमंग द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। हम अगर इंडिया की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हैं, जिसमें हमारी ये स्टेट्स जैसे कि ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ऐसे स्टेट्स आ जाते हैं, तो पूरी दुनिया में ये जो ऐसे ऐसे इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में ये जो स्टेट्स हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। The major occupations of people in this region include river fishing and agriculture. और यहाँ जो लोग रहते हैं इन प्लेन्स पे, उनकी क्या मेजर ऑक्यूपेशंस हैं? एक तो एग्रीकल्चर है और दूसरी है रिवर फिशिंग। Now let's talk about what are the challenges in plains. Use of groundwater for agricultural production has resulted in its depletion. अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्लेन्स में मेजर एक्टिविटी एग्रीकल्चर होती है और एग्रीकल्चर के लिए हमें सबसे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। अब कई एरियाज में अगर मॉनसून सीजन में इनफ वाटर, इनफ रेन ना हो, तो क्या होता है कि वहां पर फार्मर्स ग्राउंड वाटर को यूज करना शुरू कर देते हैं टू ग्रो देयर क्रॉप्स। तो उस वजह से फ्रेंड्स, जो अंडरग्राउंड वाटर है उसकी कमी होनी शुरू हो गई है प्लेन्स में। This presents a challenge for agriculture in the region where the rainfall is not adequate. ये मैंने आपको बात समझा ही दी है। Another challenge is that population and pollution pose major problems in the Ganga plains. तो प्लेन्स पे हमने देखा कि ये सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स हैं, तो यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जैसे कि गंगा प्लेन्स में। और पॉपुलेशन के साथ साथ फ्रेंड्स, पे जो प्रेशर है एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पे वो भी पड़ता है। और उसके साथ साथ एक और मेजर प्रॉब्लम हो गई है कि पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है प्लेन्स में। तो ये सभी चैलेंजेस हैं प्लेन्स में रहने के।